हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आयुषी रेनू क्लासेस। इस चैनल में आपको आरपीएससी से रिलेटेड केमिस्ट्री के टॉपिक्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले आपके पास सिलेबस की पीडीएफ तो होनी ही चाहिए। तो सिलेबस की पीडीएफ में अपने पास में फर्स्ट पेपर में तो जनरल जीके है, पर सेकंड पेपर में अपने पास मेन केमिस्ट्री है। ये केमिस्ट्री में 11th के, 12th के और बीएससी, एमएससी इन सभी के टॉपिक कंबाइन है। यानी आपको एक साथ जीके भी कवर करना है, 11th-12th की केमिस्ट्री, बीएससी की केमिस्ट्री और एमएससी की केमिस्ट्री कवर करनी है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, पर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो कवर हो भी जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड यानी पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में अब सिर्फ केमिस्ट्री ही आएगी। पहले साइको भी आती थी, पर अब सिर्फ केमिस्ट्री आएगी। अब हम इसमें देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस सिलेबस की पीडीएफ को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट यूनिट है अपनी, ये सीनियर सेकेंडरी का लेवल चल रहा है। इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर पी ब्लॉक है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फिर लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स है, सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री दे रखी है, सॉल्यूशन, थर्मल डायनेमिक्स दे रखी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हेलो एल्केन्स दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और उनके डेरिवेटिव्स दे रखे हैं। फिर एरोमेटिसिटी, एरीन्स दे रखी है, बायोमोलिक्यूल्स दे रखे हैं। फिर है ग्रेजुएशन लेवल का। ग्रेजुएशन लेवल में भी अपने पास 10 यूनिट्स होगी। देखते हैं कौन कौन सी यूनिट है। ग्रेजुएशन लेवल पे है अपने पास, फर्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, केमिकल डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंथैल्पी और एंट्रोपी दे रखी है, कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, हेलो, नाइट्रो, एमिनो एरीन्स, डाइसोनियम साल्ट्स, पॉलीमर एंड ड्रग्स दे रखा है। ठीक है, ये हुआ ग्रेजुएशन लेवल की 10 यूनिट। ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की 8 यूनिट दे रखी है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट्स है एक बार देख लेते हैं। सॉरी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे दे रखी है एमओटी, फिर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, काइनेटिक एंड कैटालिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 8 यूनिट दे रखी है। यानी इनमें से भी अपन सेपरेट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल को, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास टोटल 10 यूनिट्स रहती है। ठीक है, ऑर्गेनिक में अपने पास 8 यूनिट और फिजिकल केमिस्ट्री में अपने पास 10 यूनिट। ठीक है, अब एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में उन्होंने फंडामेंटल पार्टिकल्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, ऑफ पाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी, एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये नहीं पढ़ा लास्ट वाला पॉइंट, क्योंकि ये सब आगे कवर हो जाएगा। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे तो एफ ब्लॉक कंप्लीट है, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट में हो जाएगा, पी ब्लॉक दे रखा है सेपरेट, एस ब्लॉक नॉर्मल है। ठीक है, पी ब्लॉक देखते हैं। अब पी ब्लॉक में क्या क्या दे रखा है अपने को, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो दे रखा है टॉपिक टू टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में क्या दे रखा है, जनरल इंट्रोडक्शन। आधा पोर्शन तो ये जनरल इंट्रोडक्शन में ही आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, अकरेंस दे रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कुल मिला के आपको 11th-12th की पूरा पी ब्लॉक पढ़ना ही है। ठीक है, कुछ भी पोर्शन छोड़ नहीं सकते, पता नहीं कहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो अब पी ब्लॉक में वापस से स्टार्ट करती हूँ। मेनली स्टार्ट तो मैं 12th वाला करूँगी, पर 11th का एक बार वापस रिवाइज़ करवा देती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पी ब्लॉक। ये आपका पी ब्लॉक, यूनिट नंबर सेकंड ऑफ पार्ट पेपर सेकंड। ठीक है, पी ब्लॉक, आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से 18 तक पी ब्लॉक आते हैं। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक की क्या होती है, NS2 NP 1 to 6।
इसका एक्सेप्शन क्या है, हीलियम। हीलियम में क्या होता है, NH2 होता है, पर वो पी ब्लॉक में कंसिडर है, ठीक है। पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें अधातु, उपधातु और धातु सभी प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव कौन सा ब्लॉक दर्शाता है, SPDF। इनमें से कौन सा ब्लॉक दर्शाएगा, पी ब्लॉक दर्शाएगा, ठीक है। पी ब्लॉक इनर्ट पेयर इफेक्ट दर्शाता है। क्यों दर्शाता है, क्योंकि इनमें अधातुएं होती है। अधातुओं में क्या होता है, S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है यानी NH2, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अधातु है यानी रिएक्शन ये करेगी ही नहीं, बहुत रेयर केसेस में करेगी, और करेगी तो भी S के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। इसलिए पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जो इनर्ट पेयर इफेक्ट दर्शाता है, ठीक है। अब पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक में कौन कौन से है वर्ग है, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। फर्स्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे, वर्ग संख्या 13 पढ़ेंगे। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, ठीक है। इस वर्ग में जो बोरोन है वो क्या है, एक अधातु है। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम। आपको नियोनियम के बारे में ध्यान रखना है, इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना होता है, 20 सेकेंड। कितना होता है, 20 सेकेंड, ठीक है। अब आगे वाले ब्लॉक्स भी एक बार देख लेते हैं। इन ब्लॉक में जो ऊपर ये देखो मैंने एक ये बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स में जो जो है ना वो सब क्या है, उपधातु हैं। कार्बन वाली सीरीज़ में कौन कौन से है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सब क्या है, उपधातु है। ऐसे ही यहाँ AS और SB ये क्या है, उपधातु है। यहाँ TE ये क्या है, उपधातु है। यहाँ AT ये क्या है, उपधातु है, ठीक है। ये सब उपधातुएं हैं। टोटल मिला के कितनी उपधातु है, 2, 2, 4, 5, 6, 6 क्या है, उपधातु। इस बॉक्स के ऊपर जो आते हैं एलिमेंट वो सब क्या है, धातुएं हैं, ठीक है। धातु नीचे आते हैं वो सब भी क्या है, धातु, और ये बीच वाले क्या है, अधातु है, ठीक है। आगे वर्ग संख्या 13। वर्ग संख्या 13 यानी बिना बिना इलायची गरम इंडियन टी नहीं। इसको याद करने की ट्रिक है ये, बिना इलायची गरम इंडियन टी नहीं। इस वर्ग में आपको ध्यान क्या रखना है कि जो बेरिलियम मतलब बोरोन वाली जो सीरीज़ है इसमें साइज़ का इशू है। जो गैलियम है इसकी साइज़ एल्यूमिनियम की तुलना में क्या होती है, कम होती है। तो साइज़ का सीक्वेंस क्या होगा, बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी। कुछ मिस्टेक हो गई, ये सीक्वेंस उल्टा आएगा, है ना। सबसे ज़्यादा थेलियम की साइज़, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम और फिर बोरोन, ठीक है। साइज़ का सीक्वेंस क्या रहेगा, थेलियम, इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, गैलियम और बोरोन, ठीक है। एसिडिक नेचर किसका होता है, बोरोन का। बोरोन का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। गैलियम और एल्यूमिनियम का उपधातु है, इनका उपधातु वाला होगा, दोनों से रिएक्शन कर सकती है, एसिड से और बेस से। थेलियम का क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। लुईस एसिड में आपको क्या ध्यान रखना है, जो Br3 है वो मोर एसिडिक है BCl3 से और BF3 से, ठीक है। क्या याद रखना है, इनका सीक्वेंस आपको एज इट इज़ याद रखना है कि BCl3 से क्या है, कम एसिडिक है, और Br3 क्या है, मोर एसिडिक है। इन सबसे इनका सीक्वेंस आपको एज इट इज़ लर्न करना ही है, ठीक है। बोरोन के 2 समस्थानिक होते हैं, बोरोन के 2 आइसोटॉप है, कौन कौन से, B10 और B11। B11 है वो 81% पाया जाता है, यानी आपको ऑलमोस्ट केसेस में बोरोन कौन सा मिलता है, B11 वाला ही मिलता है। बोरोन के बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो बोरोन होता है इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बोरोन का गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक क्रिस्टलीय संरचना में मिलता है। बोरोन के क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं वाइट कलर के।
जबकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसको एज ए रेफरेंस के रूप में रखते हैं। गलनांक की तुलना, मेल्टिंग पॉइंट की तुलना गैलियम से की जाती है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। ऑलमोस्ट धातुएं सॉलिड फॉर्म में मिलती है, यही एकमात्र ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, गैलियम, ठीक है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 303 केल्विन। अब इनके खनिज थोड़े याद रख लेते हैं। ये कौन कौन से खनिज है और किस रूप में मिलता है, क्या फॉर्मूला है इनका। तो बोरॉन के 3 खनिज है, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स और कार्नाइट। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3BO3। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H3BO3, ठीक है। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2। बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, Na2B4O7.10H2। कार्नाइट का फॉर्मूला क्या है, कार्नाइट का फॉर्मूला है Na2B4O7.4H2O, ठीक है। बोरेक्स और कार्नाइट में सिर्फ 6H2O का ही डिफरेंस है। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, बताइए एक बारी। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला है H3BO3। बोरेक्स का है Na2B4O7.10H2O। कार्नाइट का है Na2B4O7.4H2O, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, इसके भी 2 आपको अयस्क मिलते हैं। कौन कौन से, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Al2O3.2H2O। क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3AlF6। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, एक बारी बताइए। क्रायोलाइट का फॉर्मूला बताइए आप, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला Na3AlF6, Na3AlF6, ठीक है। बॉक्साइड का फॉर्मूला बताइए, लिखिए। बॉक्साइड का फॉर्मूला Al2O3.2H2O, ठीक है। आगे देखते हैं रिएक्शन। आगे क्या बता रखा है कि एल्यूमिनियम और बोरोन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, B2O3 Al2O3। ऑक्सीजन से, यानी आराम से एल्यूमिनियम पड़ा है तो भी वो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Al2O3 बना लेगा। यदि बोरोन का क्रिस्टल पड़ा है बाहर तो वो आराम से ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, B2O3 बना लेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकती है। तो एल्यूमिनियम एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो एल्यूमिनियम है, एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। निर्जलीय AlCl3 की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम बनता है। क्यों बनता है, AlCl3 की जो बोतल होती है उसके चारों ओर श्वेत धूम बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यह वायुमंडल की नमी से रिएक्शन करके जल अपघटित हो जाता है और HCl गैस बनती है। यानी आपके पास में एक बोतल पड़ी है, ठीक है, आपके पास में एक बोतल पड़ी है, ये है आपकी बोतल। इस बोतल में AlCl3 है, ठीक है, मान लिया आपके पास में यहाँ AlCl3 है। AlCl3 है तो यह अपने आसपास क्या बना लेगा, वाइट कलर की फोम बना लेगा। यहाँ पे वाइट कलर की फोम बना लेगा, एक और फोम बना लेगा। क्यों बना लेगा, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की HCl, इन्वायरमेंट से रिएक्शन करेगा, इन्वायरमेंट के हाइड्रोजन से, और फिर रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl गैस बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं BF6 कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनता, आप बता सकते हैं BF6 कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनता। AlCl3 बनता है, Al2Cl6 बन सकता है, पर ये BF6-3 कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनता, बिकॉज B के पास, यानी बोरोन के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है। जब वो d ऑर्बिटल नहीं है तो इतने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, ठीक है। अगला पेज देखते हैं। ये शॉर्ट नोट्स है, पूरा डिटेल नहीं करा रही हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है, क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से। अब है
जो अपनों ने आयस्क पढ़े थे उनके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बोरेक्स, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या बताया था? Na2B4O7.10H2O। क्या बताया था? Na2B4O7.10H2O। ये वाइट कलर का क्रिस्टल होता है। बोरोन के सब क्रिस्टल सब वाइट कलर के क्रिस्टल ही मिलेंगे। बोरेक्स, बोरेक्स होता है वो H2O से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, H3BO3। ठीक है, देख लो, ये रहा ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, फर्स्ट खनिज ये H3BO3। तो ये अपना बोरेक्स क्या बनाता है? H2O से रिएक्शन करके H3BO3 बनाता है। इस बोरेक्स को गर्म करने पर ये क्या बनाता है? मेटाबोरेट बनाता है। इस मेटाबोरेट को और गर्म करने पर ये क्या बनाता है? बोरेक्स मनका। ये इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स मनके का फॉर्मूला क्या होता है? NaBO2। NaBO2 अपने बोरेक्स को, बोरेक्स वाइट कलर का पाउडर, उसको गर्म कर रहे हैं, खूब गर्म कर रहे हैं, खूब गर्म कर रहे हैं। यानी बोरेक्स वाइट कलर के पाउडर को आपने खूब गर्म करा तो वो क्या देगा? एक मनका। मनका मतलब मोती, मोती बनेगा। उस मोती का फॉर्मूला क्या है? NaBO2। क्या फॉर्मूला है? NaBO2 के आपको खूब सारे मोती मिल जाएंगे। ठीक है, NaBO2 बोरेक्स मनका। ठीक है, H2O से रिएक्शन करी तो ऑर्थोबोरिक एसिड बन गया। ऐसे ही कोबाल्ट ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ब्लू कलर का मनका बनता है। कोबाल्ट ऑक्साइड से बोरेक्स रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा? ब्लू मनका। फॉर्मूला क्या है? COBO2 का होल ट्वाइस। COBO2 का होल ट्वाइस। ठीक है, देखो BO2 बोरेक्स में क्या बनेगा? मतलब मनके में क्या बनेगा? BO2 बोरोन ऑक्साइड बनेगा। इसके साथ में सोडियम था तो सोडियम लगा दिया, इधर कोबाल्ट था तो कोबाल्ट लगा दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन इनकी वैलेंसी इनके अकॉर्डिंग सेट कर दी। ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड देखते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। ठीक है, इसको ऐसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, BOH3 BOH का होल ट्वाइस। इसकी परतीय श्वेत संरचना होती है। कैसी संरचना है इसकी? परतीय, परत के रूप में मिलता है ये। क्योंकि इसकी संरचना में देखो मैंने इधर बना रखी है इसकी संरचना BH3 है। H3 काउंट करो, देखो H3 है क्या यहाँ पे? 1 2 3, 3 है ना? 1 2 3 H मिल गए। B कितना है? बोरोन कितना है? 1 ही है। बोरोन बीच में सेंटर में लगा हुआ है। O कितने हैं? 3 1 2 3 बोरोन है। ये आपस में ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर मतलब जुड़ते जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इनकी संरचना कैसे होती है? लेयर्ड होती है। अब देखो, इसको ऑर्थोबोरिक एसिड है, यानी इसको बोरिक अम्ल भी बोलते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड को बोरिक एसिड भी बोलते हैं। ऑर्थोबोरिक एसिड को आपने गर्म किया तो वो ये गर्म करने से क्या निकलता है? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। वाटर मॉलिक्यूल के निकलते क्या बनेगा? मेटाबोरिक एसिड HBO2। और गर्म किया तो बोरिक ऑक्साइड B2O3। ऑर्थोबोरिक एसिड को आपने गर्म किया और गर्म किया तो लास्ट प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? B2O3। क्या क्या मिल रहा है? B2O3 बोरिक ऑक्साइड। इस ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये कैसा है, नेचर में कैसा है? वीक एसिड होता है। कैसा होता है? ये वीक एसिड होता है। क्यों? क्योंकि ये H+ ले नहीं सकता है। वैलेंसी तो कंप्लीट है, 3 H पहले से ही है इसके पास में, 3 OH पहले से ही है। ठीक है, कहाँ लेगा? तो ये H+ देता नहीं है, OH ग्रहण करता है। वीक एसिड क्यों है? क्योंकि ये H+ नहीं देता है, ये OH क्या करता है? ग्रहण करता है। इसको तैयार कैसे करते हैं? एसिडिफाइड एक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, यानी इसको बना रहे कैसे? बोरेक्स को गर्म करके बना रहे हैं H3BO3। वीक मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। नेक्स्ट कौन सा है इसका? डाइबोरेन। डाइबोरेन B2H6। फॉर्मूला क्या है इसका? B2H6। डाइबोरेन एक जहरीली गैस है। कैसी गैस है? डाइबोरेन एक जहरीली गैस है। यह ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जल उठती है। डाइबोरेन एक गैस है। मान लो आपके पास में एक बोतल है, इसमें है एक डाइबोरेन।
ठीक है, जहरीली गैस इसमें भरी हुई है। ये जैसे ही इन्वायरमेंट से यहाँ से क्रिया करी इसने, और ये क्या करेगी, डायरेक्ट ही जल जाएगी। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही जल जाएगी। B2H6 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, B2O3 बनाती है। ये जलती क्यों है, क्योंकि ये क्या बनाती है, B2O3 क्या बनाती है, बोरिक ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है बोरिक ऑक्साइड। जब ऑर्थोबोरिक एसिड को गर्म करोगे, खूब गर्म करोगे, तो क्या बनाएगी, B2O3 बोरिक ऑक्साइड। वैसे ही डाइबोरेन को गर्म ऑक्सीजन की से रिएक्शन करेगी, तब क्या बनाएगी, B2O3 बोरिक ऑक्साइड बनाएगी। डाइबोरेन जब जल से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनाती है। तब ये अमोनिया से रिएक्शन करती है और इसको गर्म किया जाता है तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक बेंजीन B3N3H6। फॉर्मूला क्या है इसका, B3N3H6। B3N3H6 एज ए बेंजीन इसकी स्ट्रक्चर है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। डाइबोरेन के एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। डाइबोरेन की ये स्ट्रक्चर, 2 बोरेन है, 6 इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। बॉन्ड एंगल ध्यान रख लीजिए, जो सेंटर का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 97 डिग्री, तो साइड वाला पोर्शन का बॉन्ड एंगल होता है 120 होता है। अब आप और मैं इसे कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, बस हाँ इसे एज इट इज़ याद रखिए कि जो बीच वाला बॉन्ड एंगल होगा वो लगभग 90 थोड़ा ज़्यादा होगा, साइड वाला 120 होगा। ठीक है, इसमें जो भी बोरोन जुड़े हुए हैं सेंटर वाले, उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3। ठीक है, अब इसमें ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपको ध्यान रखना है। डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में जो सेंटर वाला बोरोन है और ये हाइड्रोजन है बाहर वाला, ये इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये बोरोन, ये बोरोन और ये हाइड्रोजन, 2 सेंटर है, एक बोरोन का सेंटर एक हाइड्रोजन का सेंटर, यानी 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का एक बोरोन का, यानी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है यहाँ पे। पर यहाँ बीच में देखो बोरोन बोरोन, ये हाइड्रोजन, 3 सेंटर्ड है, 1 2 3, 3 सेंटर्ड यानी 3C, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, इसके बाद में हम आगे की वीडियो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।